है ना, यही ना, ये एक दूसरे के लिए क्रिकेट खेलते थे ये। अभी मैं बैटिंग करता हूँ, तू बॉलिंग कर, फिर मैं बॉलिंग करूँगा, तू बैटिंग कर। इनका ये क्रिकेट शुरू से चल रहा था, लेकिन वो क्रिकेट का जब स्केम जेके के रूप में ऊपर का सामने आया, तो जिन कश्मीर के लोगों को मुझे आज भी याद है, एक बार एक तरफ फारूक साहब का बयान चल रहे थे, एक तरफ मेरे बयान चल रहे थे। तो फारूक साहब क्या बोल रहे थे जी, ये सबका सब फ्रस्ट्रेटेड यूथ है, इसीलिए पत्थर उठा रहा है। अरे जब आप उनकी गेंदों का सौदा कर दोगे, उनकी क्रिकेट बॉल्स आप 135 करोड़ में बेच दोगे, तो वो तो पत्थर ही उठाएंगे। कुछ दिन पहले माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक यूनियन बजट पेश किया, जो कि हर साल की कवायद रही है, और आम जनता को उम्मीद थी कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ चुके हैं, उसमें कोई कटौती की जाएगी, उसके अलावा कुछ रियायत जो है वो दी जाएगी ताकि आम जनता को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। मोटा माटी कुछ उतना समझ नहीं आ रहा कि आम जनता को किस तरह का बेनिफिट हुआ है, पर ये ज़रूर समझ आ रहा है कि हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर सरकार ने कुछ बातचीत की है। आज हम बजट के इर्द गिर्द और कई सारे एलिगेशंस भी अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार लगाए जा रहे हैं। चाहे महबूबा मुफ्ती के ट्वीट की बात करें, जिसमें उन्होंने सीआईडी पर एक आरोप लगाया है और यूनियन गवर्नमेंट पर आरोप लगाया है कि नेशनल एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा टूरिज़्म को लेकर भी बात हुई कि पोस्ट 370 कई टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर कम आया है जम्मू एंड कश्मीर में, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया साहब मौजूद हैं। जसरोटिया साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ नाउ। नमस्कार। सूर्य जी, बजट से किस तरह की उम्मीद थी जम्मू एंड कश्मीर की जनता को? काफ़ी उम्मीद की जा रही थी कि पोस्ट 370 या फिर जो बात की जा रही थी कि अब जम्मू एंड कश्मीर पूरे देश का हिस्सा हो चुका है, उस तरह का बजट से कुछ जम्मू एंड कश्मीर को खास मिला नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये यूनियन बजट है जो पूरे देश के लिए दिया गया हुआ है। तो इसमें जहाँ तक अगर मैं पूरे वैसे बजट की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा बजट मुझे लगता है। पोस्ट कोरोना जो ये बजट दिया गया है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट ज़रूर साबित होगा, क्योंकि सभी उन पैरामीटर्स को देखा गया जो हेल्थ केयर के पैरामीटर्स थे, उनको देखा गया और काफ़ी अच्छी तरह से उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करने का प्लान बना है सारे का सारा। दूसरी बात रही कि इतना बड़ा फिस्कल डेफिशिएट जो पीछे रहा ड्यू टू कोरोना, इतना फिस्कल डेफिशिएट होने के बावजूद भी टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखें तो 30 लाख करोड़ से ज़्यादा जो सरकार ने प्लान किया हो, यहाँ से पता लगता है कि पैसा जो है वो मार्केट में आएगा, ताकि इस इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया है, ताकि ऐसा ना हो कि कोरोना के कारण कहीं से भी कोई चीज़ में हम पीछे रह जाएं। तो मुझे लगता है कि अपना सब कुछ दाव पे लगाकर अगर आज भारतीय जनता पार्टी जो बजट लेकर आई है, ये आप देखिएगा कि आने वाली जो पीढ़ियाँ वो भी याद रखेंगे कि ऐतिहासिक बजट था ये। पर सर, आम जनता को उम्मीद थी कि पेट्रोल के प्राइस थोड़े कम होंगे, डीजल के प्राइस कम होंगे। लगातार अब कई स्टेट्स में 90-95 तक जो है वो रेट्स जा रहे हैं। उस तरह की कोई रियायत जो है वो आम जनता को नहीं मिली, टैक्स स्लैब में किसी तरह की छूट नहीं मिली। आपको नहीं लगता कि आम जनता के लिए ये बजट जो है उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हो पाया? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ तो हेल्थ केयर, जो कोविड के अंदर इतना बड़ा पूरी दुनिया के अंदर जो समझ फैला हुआ था, जिसके कारण मुझे लगता है सबसे पहले जान बचाना ही ज़रूरी थी। वो मैंने जैसे आपको पहले कह दिया कि जब फिस्कल डेफिशिएट इतना भारी हो तो कोई भी टोटल एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा नहीं लेकर आता। ये अपने आप में जो लेकर आना, ये इसीलिए था कि आम लोगों की प्रॉब्लम्स कैसे दूर हों, कैसे मार्केट में पैसा है, कैसे लोगों को उसका इस्तेमाल करके इकोनॉमी रिवाइव करना, आम आदमी की रोजी रोटी को रिवाइव करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे पहले तो यही चीज़ें होती हैं। बाकी ये चीज़ें तो कहने के लिए अपोजिशन के लिए पॉइंट्स होते हैं, बिजली, तेल, पानी और आलू, इनके ऊपर अपोजिशन हमेशा सियासत करती रहती है। मुझे लगता नहीं है इसको कोई इतना देखने की जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बजट अपने आप में ऐतिहासिक बजट है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं की गई। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की बात ज़रूर हुई है, पर 2011 से वो प्रोजेक्ट जो है वो लटका हुआ नज़र आ रहा था। अब आपको लगता है कि जब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी बात की है तो जल्द से जल्द इस पर कामकाज हो पाएगा, क्योंकि इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के लिए कुछ खास नज़र नहीं आया? देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से, क्योंकि मैंने कहा यूनियन बजट था, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से भी बजट आएगा, ये भी आप जानते हैं। गैस पाइपलाइन ये बहुत बड़ा एक बात है, क्योंकि 2011 में जिसका प्रपोजल था, तो बीच में जो भी लोग रहे उन्होंने आज तक इसके ऊपर क्यों नहीं बात की। तो अगर सरकार इसके ऊपर आज आके बात कर रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये अपना एक तोहफ़ा है। उसके अलावा पैसा भी दिया गया इस बजट के अंदर, जम्मू कश्मीर के लिए भी अलग से चीज़ प्लान की गई हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को तो हमेशा उम्मीद रहती है, और सरकार ने अपने ख़जाने जो है वो खोल के रखे हैं जम्मू को, खासकर 370 के बाद आप देखेंगे जब वो वैसे बैरियर जो यहाँ से उठ गए, उसके बाद सरकार ने दोनों हाथों से पैसा जो है जम्मू कश्मीर की रियासत को दिया, और वो आपको सड़क पर भी, आपको ग्राउंड पर भी नज़र आएगा कि खर्चा जा रहा है। सर, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में टूरिज़्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्लान जो है हमेशा से बनते आए हैं, कई साइट्स डेवलप की गई हैं, पर जम्मू जो है वो हमेशा से माना जाता है कि निगलेक्ट रहा है, जिसकी वजह से जम्मू में टूरिज़्म जो है वो हमेशा से कम रहा है, यहाँ की साइट्स डेवलप नहीं की गई। आपको लगता है कि क्योंकि हम आज का हमारा ये साइट चुनने का मकसद
मकसद यही था कि जम्मू की खूबसूरती जो है वो लोगों को दिखाई जाए, वो आज तक उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं की गई। उसके लिए किस तरह के काम करने ज़रूरी है? देखिए, जम्मू का जो टूरिज़्म है, ये मुझे लगता है कि इसके ऊपर नो डाउट काम करने की बहुत ज़रूरत है। काम हुआ नहीं आज तक। पहले किसी भी जितनी भी सरकारें यहाँ पर रही जम्मू वालों के साथ, तो उन्होंने हमेशा एक स्टेप बदली ट्रीटमेंट रखा। अगर टूरिस्ट की बात करेंगे तो हमेशा कश्मीर की ओर ही देखा। हमारे जम्मू में किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना है। अच्छी से अच्छी साइट्स हैं, इनके ऊपर काम ज़रूर हो रहा है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रपोजल्स हैं, जिसके कारण जो भी यहाँ पर रिलीजियस टूरिज़्म ज़्यादा है, जो भी माता वैष्णो देवी के यहाँ पर लोग आते हैं, वो यहाँ पर अपना कम से कम हफ्ता 10 दिन काट सकें, ऐसी कई साइट्स को डेवलप किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में अब तो ज़रूर दोनों हिस्सों के साथ इंसाफ होगा। पहले तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी होती रही और इस जगह में खड़े होकर तो झूठ भी नहीं बोलूँगा मैं। जी, नाइंसाफ़ी की बात करें तो एक चीज़ और आई कि पोस्ट 370 जो कश्मीर के कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने एक अपनी बात रखी कि एक नाइंसाफ़ी हुई है, 370 जो हटा दिया गया। उसके बाद जब राज्यसभा में ये बात जो चल रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म फुटफॉल जो है पोस्ट 370 काफ़ी कम हुआ है। उसको आप किस तरह से जस्टिफाई मानते हैं? ये तो साफ तौर पर समझ आ रहा है कि डिस्टर्बेंस रही होगी तभी शायद टूरिस्ट देखिए, ये मुझे बड़ा, मैं 2-4 दिन से मैं काफ़ी न्यूज़ वगैरह से सुन रहा हूँ, सभी के सभी ये क्या लगा रहे हैं वहाँ पर, और पता नहीं क्यों सोची समझी ऐसी साजिश ये लोग करते हैं कि 370 के बाद जो है वो टूरिस्ट आना बंद हो गए। देखिए, पहली बात तो सीधी बात है, 370 जो टूटा कब, 2019 अगस्त में गया। अब उसके बाद ऑब्वियसली 2-4 महीने ज़रूर लगते हैं, क्योंकि किसी भी इतने बड़ा अगर आपने स्टेप उठाया उसको नॉर्मल करने के लिए ज़रूर टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट के मन में भी रहता है कि अभी नया 370 टूटा है, पता नहीं वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि अपोजिशन के जितने लीडर्स हैं इन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की हुई थी कि यहाँ पर कत्ल व गारत फैल जानी है, यहाँ पर पता नहीं कितना खून खराबा हो जाना है, और मीडिया में ओपन वो लोग बोला करते थे, तो कहीं ना कहीं वो उन टूरिस्ट को डराया करते थे देखा जाए तो। लेकिन वो 2-4-5 महीने के अंदर लोगों को समझ आ गया। उसके बाद जो लोगों ने यहाँ पर आने की प्लानिंग बनाई तो कोरोना शुरू हो गया। तो मुझे ये समझ नहीं आता, जब कोई ऐसी खबर लगाता है कि जी 370 के बाद फुटफॉल कम हो गया, तो ये कितनी इलॉजिकल सी खबर है, और चलाने वाले भी इसको चला रहे हैं। पर सर, आंकड़े तो गलत नहीं बोलते ना। जम्मू में 80 लाख लोग और वहाँ पर 8 लाख लोग, तो कहीं ना कहीं ये एक डिफरेंस तो जरूर नजर आ रहा है। रजत जी, आंकड़ों की बात तभी तो मैं तो खुद मान रहा हूँ कम आए टूरिस्ट, लेकिन उसका कारण क्या था? कारण 370 तो नहीं ना रहा। 370 कारण 3-4 महीने के लिए रहा होगा। उसके बाद जब टूरिस्ट आना भी चाहता होगा तो आपके सामने देख लीजिए, कोरोना के कारण तो पूरी दुनिया का टूरिज्म खत्म हो गया, तो जम्मू कश्मीर कहाँ से रहा? पर जम्मू में भी तो कोरोना था। हाँ, तो वही जम्मू में तो रिलीजियस टूरिज्म ज़्यादा रहता है ना। आप देखें, रिलीजियस टूरिज्म ज़्यादा रहता है। और अब आप देख लीजिए पिछले दिनों गुलमर्ग में कितना टूरिस्ट आया है इसी स्नोफॉल के टाइम पे। अभी शुरू हो गया आना टूरिस्ट, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे जैसा जम्मू कश्मीर जो है सन 87 से पहले वाला था, वैसा जम्मू कश्मीर वापस आएगा। एक चीज़ और देखी गई, पोस्ट 370 कई सारी बातें जो हैं वो की जा रही हैं, और महबूबा मुफ्ती ने भी लगातार कई सारे एलिगेशंस लगाए। अभी वो जम्मू के अलग अलग खित्तों में दौरे भी कर रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर एक बहुत बड़ा एलिगेशन केंद्र की जो एजेंसीज़ हैं, जैसे CID है, उस पर लगाया है कि केंद्र जो है उनको इन्फ्लुएंस करती है, और उसके बाद जो यहाँ की पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको जो है वो दबाया जाता है, और उनके ऊपर ED या CID या फिर ऐसे भेज दी जाती है ताकि उनको दबाया जाए, और जम्मू के लीडर काम करते रहे, कश्मीर के लीडर काम ना करें। देखें रजत जी, कहा होता है बोए फूल बबूल के तो आम कहाँ से काटोगे। अब आपने जो काम किया है वो अगर आपके उभर कर सामने आ रहे हैं, आज तक तो 370 की आड़ में आप लोग आपने किए हुए काले कारनामे सब छुपा लिया करते थे। अब सब कुछ उभर के सामने आ रहा है, तो आप लोग CID जैसी संवेदनशील एजेंसीज़ के ऊपर आप इल्ज़ाम आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं, और वो भी इतनी बड़ी पोस्ट पे आप रह चुकी हैं CM, फिर आप लगाती हैं। और क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आप इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका वो जो ब्लू आइड बॉय है वहीदुर रहमान परा, उसको बचाया जाए। क्या पता नहीं है सबको 2019 की इलेक्शन में उसने आपके लिए क्या काम किया और किस हद तक वो चला गया? क्या अबू दुर्जाना का नाम सभी नहीं जानते? वो कोई पीर फकीर था? अबू दुर्जाना कौन था? कोई संत था? सबको नहीं पता वो कौन सा टेररिस्ट था एक, और उसके साथ क्यों रिलेशन पाए जा रहे हैं? और ऐसा क्या 2019 में आप षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रही थी, फिर भी आप इलेक्शन हार गई। अब CID को कटघरे में लाओ, NIA को कटघरे में लाओ, जिस मर्जी को ले, सच तो सच है, वो तो उभर कर सामने आएगा ही। जिसने जो काला कारनामा किया है उसका पर्दा तो फाश होगा। ये भाजपा सरकार है, ये कोई PDP या कोई कांग्रेस या NC की सरकार नहीं है जो लोगों के किए हुए काले कारनामों के ऊपर पर्दा डाल दे। भाजपा तो एक इंसान को, जिसने इस देश के साथ गद्दारी की है, जिसने जम्मू कश्मीर के साथ गद्दारी किया, उनके जितने काले कारनामे सब के सब जो है उनका पर्दाफाश करके पब्लिक डोमेन में लेकर आएगी। पर सर, एक चीज़ ये भी देखिए, महबूबा मुफ्ती की ही एक स्टेटमेंट थी पुराने, जिसमें उन्होंने फारूक अब्दुल्ला साहब पर आरोप लगाए थे कि क्रिकेट एसोसिएशन में जो एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। अब जब ED उनके घर पहुंची, फारूक अब्दुल्ला साहब के घर, तो महबूबा मुफ्ती का बयान जो है पूरी तरह से बदल गया। उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखे ना, ये एक दूसरे के लिए क्रिकेट खेलते थे।
अभी मैं बैटिंग करता हूँ, तू बॉलिंग कर, फिर मैं बॉलिंग करूँगा, तू बैटिंग कर। इनका ये क्रिकेट शुरू से चल रहा था, लेकिन वो क्रिकेट का जब स्केम JKCA के रूप में ऊपर का सामने आया, तो जिन कश्मीर के लोगों को, मुझे आज भी याद है, एक बार एक तरफ फारूक साहब का बयान चल रहे थे, एक तरफ मेरे बयान चल रहे थे। तो फारूक साहब क्या बोल रहे थे जी, ये सबका सब फ्रस्ट्रेटेड यूथ है, इसीलिए पत्थर उठा रहा है। अरे जब आप उनकी गेंदों का सौदा कर दोगे, उनकी क्रिकेट बॉल्स आप 135 करोड़ में बेच दोगे, तो वो तो पत्थर ही उठाएंगे। तो फारूक साहब ने अपना कसूर किसी को नहीं बताया। और यही महबूबा मुफ्ती जी उस समय सबसे ज़्यादा इनके खिलाफ ये प्रचार करती थी कि इन्होंने क्रिकेट स्कैम किया हुआ है। और अब जब इनको पकड़ा जा रहा है, इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो इन्हीं को मिर्ची लग रही है, ताकि वो जो बैटिंग बॉलिंग है ये हमारे बीच में ही रहे, कहीं कोई दूसरी पार्टी या कोई दूसरा आदमी ना आ जाए। ये तो इनके शुरू से मंशा रही है। सर, एक चीज़ की बात लगातार राज्यसभा में भी हो रही है और कई दिनों से हम अलग अलग चर्चाएं भी सुन रहे हैं कि स्टेटहुड जम्मू एंड कश्मीर को वापस मिल जाना चाहिए। कितनी पक्षधर है जम्मू एंड कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि कल ही हमने देखा कि गुलाम नबी साहब ने भी इस पर बात की है कि एक बिल पेश किया जाए, जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड कम से कम वापस दी जाए। क्या इसको लेकर कुछ प्लान बनाया जा रहा है, कुछ जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड? देखें, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी जम्मू कश्मीर की जो अर्सवाल रियासत थी, इसको एक यूटी के रूप में आप नहीं चला सकते। ये टाइम इसमें ही तो यूटी तो एक टेम्पररी फेज़ पर है, ये मैं सबको कहता हूँ, यूटी टेम्पररी फेज़ के लिए है। हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने भी ये कहा, हमसे वादा किया हो कि स्टेटहुड हमको वापस मिलेगा और दिया भी जाएगा। अभी तो ये प्रिलिमिनरी स्टेज है, ये क्यों नहीं आएगा? अब ये कहीं कुछ लोग ज़्यादा अपने आप को बयान करें, जैसे किसी भी, मैं आपको बताता हूँ, पुरानी कोई भी चीज़ होने वाली होती थी तो 4-5 दिन पहले अपोजिशन वाले शोर मचाना शुरू कर देते थे, बाद में सरकार पहले ही काम कर रही होती थी ताकि क्रेडिट ले सके। तो आज ये जो बातें कर रहे हैं इसीलिए ले रहे हैं कि कल जब स्टेटहुड मिल जाएगा तो हम कहेंगे जी हमने बात की थी तो स्टेटहुड मिला। लेकिन ये जो भाजपा की सरकार है, ये इनका ये वादा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि स्टेटहुड हमें वापस मिलेगा। जी सर, अब किस तरह से हम देख रहे हैं फ्यूचर डेवलपमेंट्स, क्योंकि अभी तक 4G नहीं मिला। अगर हम बात करें, कई सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो LG साहब के पास जाती हैं, कोई बात करती हैं, उनकी बात मान ली जाती है, बट कई सारी डेलीगेशन अभी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर नारे लगा रही हैं, चाहे वो रहबले खेल वाले हों या फिर कई सारे और हों। उनकी बात कब सरकार सुनेगी और कब तक उस पर कोई फैसला लिया जाएगा? देखिए, फैसला तो लिया जा रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार इस पर काम नहीं कर रही, लेकिन इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। जितने भी लोगों को आज तक वैसे लगाया, जो डेली वेजेस लगाए गए, बाकी वाले लगाए गए, वो लगाए किसने थे? पहले ये चीज़ हो। और जिनको लगाया गया था, क्या उस समय ऐसा ही कंपटीशन पूरे का पूरा जैसे आज की डेट में है, जो हकदार है उसे हक वैसा ही किया गया था उस समय? पहले तो इस चीज़ की जांच बड़ी ज़रूरी है। दूसरी बात कि जो लोग, इन लोगों ने जो काम किए थे, वो लोग ये अपने टाइम पे क्यों नहीं करवाया इनको रेगुलराइज? किसी को अगर आपने अडाक की नौकरी दी है, 2 साल रखो उसको, 3 साल रख लो, मैं कहता हूँ 5 साल रख लो। अरे आज रिटायरमेंट पे आ गए वो लोग, आपको आज तक उन्होंने रेगुलराइज क्यों नहीं किया? अब आप अगर भारतीय जनता पार्टी पे इल्ज़ाम लगाओगे तो ये इल्ज़ाम हम तो बिल्कुल नहीं लेंगे अपने सिर पे। पूछना उनको चाहिए, NC, कांग्रेस और ये PDP की हुकूमत से, कि जब आपने लगाए थे तो क्या आपका हक नहीं, क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि 2-3 साल बाद इन बेचारे गरीब लोगों को, इन परेशान लोगों को आप रेगुलराइज़ कर देते? अब इनके ऊपर पॉलिसी बन रही है, पॉलिसी कुछ ऐसी बन रही है जिसमें सबके साथ हक हो और सबके साथ इंसाफ होगा, ये मैं आपको ज़रूरी गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद की जा सकेगी ना, क्योंकि वोट आपको दिए, 25 MLAs भी बनाए, अब DDCs में भी काफ़ी ज़्यादा जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर भी आई। भारतीय जनता पार्टी से किस तरह की उम्मीद रखी जा सकती है अभी, और कि ये जो सारे काम जो पुराने वालों ने कर दिए, जैसे भी कर दिए, अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो ठीक करेगी? बिल्कुल रजत जी, भारतीय जनता पार्टी ठीक करेगी। और सबसे पहले तो लोगों का बहुत धन्यवाद है तहे दिल से कि लोग हमें, आज भी ये लोगों को पता है कि इंसाफ कोई करेगा तो हम ही करेंगे, क्योंकि हमने जो वादा किया वो हमने निभाया। और हम आज बोल रहे हैं हम हर एक के साथ इंसाफ करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई पीछे रह जाएगा इसके अंदर। और लोगों को हमसे उम्मीद है, और हमारे लिए भी एक कड़ी परीक्षा है कि हमें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। दिन रात जो है भारतीय जनता पार्टी, भले वो कोरोना काल में आप देख लीजिए, हर एक लोग, किसी के पास को पहुंचा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचा। आज भी जो काम कर रहे हैं हम ही लोग इन लोगों के लिए काम कर। अपोजिशन वाले तो इनके लिए तो वही है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ भी नहीं है। कोई छोटी सी बात मिलती है तो चलो उसके ऊपर प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। तो ये उम्मीद हमारे से ही है और हमारे को पूरा पता है, हम इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। और आने वाले आप देखते हैं वक्त में देखेंगे जम्मू कश्मीर में सबके साथ इंसाफ होगा। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया। साफ तौर पर कई सारी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरी हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए। सबसे बड़ा स्टेटहुड, और इसके अलावा जो लोग अभी भी सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करते हैं वो ना करें। उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से कि उन पर कुछ ना कुछ एक्शन हो और जल्द से जल्द उनके मसले मसाइल जो हैं उन पर भी कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन निकले। बाकी महबूबा मुफ्ती जी या फिर जो भी कश्मीर की लीडरशिप लगातार बात करती रहती है, उस पर अभी आपने अभिजीत जसरोटिया के बयान सुन लिए कि किस तरह से उन्होंने बताया। हम ऐसी चर्चाएँ आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।